तो इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, साथ में हम आईआरएफसी को भी डिस्कस करेंगे और आईआरसीटीसी को डिस्कस करेंगे। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही जबरदस्त बोनस डिक्लेयर कर चुकी है। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से, और आप देख सकते हो कि पिछले दिनों बाजार में भी करेक्शन हो चुका है। लेकिन अब बजट आने वाला है, बजट का क्या इफेक्ट होगा ट्राइडेंट पे, और क्या इस समय हमें ट्राइडेंट में निवेश करना चाहिए। वैसे पिछले मंथ का जो इन्होंने प्रोडक्शन के आंकड़े दिए थे वो काफ़ी शानदार थे, प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है, जो इशारा करिए कि आने वाले समय में ट्राइडेंट का रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ आईआरएफसी गवर्नमेंट की बहुत ही मजबूत कंपनी जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। सिर्फ 37 एम्प्लॉयज इस कंपनी को रन करते हैं और होटल अशोका से बिजनेस चल रहा है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रेलवे बजट आ रहा है, क्या फायदा होगा आईआरएफसी को। दूसरी तरफ आईआरसीटीसी जो मोनोपोली बिजनेस करती है रेलवे कैटरिंग का, इसके अलावा रेलवे ई टिकट का बिजनेस है, बहुत ही शानदार बिजनेस है, लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग फ्राइडे को 32.10 पर रही, जहां पे 1.38% की गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट कम है क्योंकि बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, लगभग 850 पॉइंट की, और इंट्राडे में लगभग 1100 पॉइंट की गिरावट। तो भी आप देख सकते हो कि ट्राइडेंट में गिरावट काफ़ी कम है क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और यहाँ से फिर ऊपर जाने की संभावना बन चुकी है स्टॉक की। बहुत ही मजबूत लग रहा है स्टॉक। यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही शानदार है क्योंकि कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। पिछले 5 साल से इसका CAGR देखें तो 19.9% के आसपास मेंटेन है, जो बहुत बड़ी बात है। काफ़ी अच्छा कंपनी प्रॉफिट दे रही है। इसके अलावा अगर आप इसके डिविडेंड पे आउट को देखें तो 45% के आसपास है, यानी लगातार अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है। अब आप देख सकते हो कि बजट हमारा आने वाला है और इस बजट में टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर सरकार की तरफ से बहुत सारी अनाउंसमेंट हो सकती है, क्योंकि सरकार को पता है कि टेक्सटाइल सेक्टर से बहुत सारे जॉब क्रिएट होते हैं और ऐसे में टेक्सटाइल सेक्टर में अभी भी हमारी काफ़ी ज़्यादा कमजोरी है। हमारे से आगे टेक्सटाइल सेक्टर में बांग्लादेश है और इंडिया की अब विज़न है कि बांग्लादेश से आगे निकलना है, और इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी अनाउंसमेंट हो सकती है। PLI स्कीम सरकार की तरफ से ऑलरेडी टेक्सटाइल सेक्टर को दी गई है, उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जा रहे बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में, जिससे टैक्स का जो दायरा है वो कम हो और ये टैक्स मुक्त होकर बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ पाए। तो सरकार की तरफ से जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, ये डाइवर्सिफाई बिजनेस कंपनी करती है। इसका टेक्सटाइल का बिजनेस तो है ही, लेकिन कंपनी साथ में बाथ लेने और बेड लेने का बिजनेस करती है। कंपनी का केमिकल डिवीजन भी है और कंपनी का पेपर का कारोबार भी है, और कंपनी का 50% एक्सपोर्ट का बिजनेस है। और वहीं पर प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इस समय इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, इस वजह से US और यूरोपियन के मार्केट में उनको काफ़ी ज़्यादा दबाव झेलना पड़ रहा है और इस वजह से रिजल्ट भी हमें कुछ कम देखने को मिला है। लेकिन अगर आप पिछले 2-3 साल से इसके परफॉर्मेंस देखें तो इस बार आंकड़े काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे आपको। मार्च 2020 में जहाँ पे इनका सेल्स 4728 को 20 के आसपास था, वही TTM 6967 को 20 के आसपास पहुंच गया। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो मार्च 2020 में जहाँ पे 846 करोड़ रुपये के आसपास था, वही TTM 1146 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो मार्च 2020 में कंपनी का 340 करोड़ रुपये के आसपास था, जो इस समय 559 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो भले ही साल भर में कुछ दबाव देखने को मिला होगा, लेकिन पिछले 2-3 साल से काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया ट्राइडेंट ने। और अब तो कंपनी ने एक बड़ा डिसीजन लिया, अपने जितने डिवीजन उनके लिए अलग से हेड अपॉइंट कर लिए, और ऐसे में कारोबार तेजी से अपना सब आगे बढ़ सकता है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो आपको डरने की कोई बात नहीं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड के अपने यहाँ पे 1.61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.24% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड के अपने यहाँ पे 1.43 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.24% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड के 150 ने यहाँ पे 1.31 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.24% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड के 100 ने 0.50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.32% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट निफ्टी मिड के 150 ने 0.39 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.24% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रो निफ्टी मिड के 150 ने यहाँ पे 0.39 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.24% की होल्डिंग ली है। SBI निफ्टी मिड के 150 ने यहाँ पे 0.31 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.24% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा ICICI प्रो निफ्टी मिड के 150 ने यहाँ पे 0.24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.24% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड के 150 ने 0.20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.24% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप इंडिया ने 0.17 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.23% की होल्डिंग ली। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो ऐसे में बिना डरे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लग रहा है आने वाले समय डेफिनेटली 3 डिजिट में जा सकता है। चलते हैं हम IRFC की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 31.35 पर रही। यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी अच्छा है क्योंकि अपनी बुक वैल्यू से आपको नीचे मिल रहा है।
इसकी बुक वैल्यू 33 की है और इस समय इस प्राइस की 31 के आसपास है। अच्छी बात यह है कि इसका 4.47 पर यील्ड का डिविडेंड निकल के आ रहा है। इसके अलावा कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है। पिछले 5 साल का CAGR 45.5% के आसपास है और डिविडेंड है वो 20.4% के आसपास कंपनी दी है। पिछले IPO के बाद 4 बार हमें ऑलरेडी डिविडेंड मिल चुका है और डिविडेंड से ही लगभग 3.25 रुपये की कमाई हो चुकी है। अगर इसके कारोबार को देखें तो लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2021 में जहाँ पे 15,771 के बीच का सेल था, वो इस TTM 22,465 करोड़ तक पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो मार्च 2021 में जहाँ पे 15,657 के बीच के आसपास था, वो इस TTM 22,370 के बीच के आसपास पहुंच गया। इसके अलावा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो मार्च 2021 में जहाँ पे 4,416 के बीच के आसपास था, वो इस TTM 6,462 के बीच के आसपास पहुंच गया। तो जबरदस्त बढ़ती हुई है कारोबार में। आप देख सकते हो लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। और अब यूनियन बजट आ रहा है अपना फाइनेंशियल 2023 का, और इस बजट में आप देख सकते हो रेलवे के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हो इस बजट में मेक इन इंडिया के तहत हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है। लगातार वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो रही है और इस बजट में और बहुत सारी अनाउंसमेंट होने वाली है। सरकार का फोकस है कि जो इन कंप्लीट प्रोजेक्ट है उनको पहले कंप्लीट किया जाए। सरकार इस समय हाई स्पीड ट्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दे रही है, उसको ज़्यादा ध्यान दे रही है और उसके लिए ट्रैक भी बदले जा रहे हैं। और आप समझ सकते हो कि इसमें खर्च काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। पहले जो हमारा बजट था वो 1.4 लाख करोड़ के आसपास था, इस बार उसको 1.8 लाख करोड़ तक पहुंचाने की यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है। इस बार 20 से लेकर 25% बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हो वंदे भारत ट्रेन तो आ चुकी है, जो हाई स्पीड ट्रेन है। अब आने वाले समय में सरकार हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल के ऊपर ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है और इसके लिए प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहा है। इस बजट में 400 नई आप देखो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो सकती है और साथ में डजन भर देख सकते हो कि कम से कम हाइड्रोजन पावर पैसेंजर ट्रेन भी यहाँ पे उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सरकार ने अपना विजन क्लियर कर दिया। आने वाले समय बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन आने वाली है। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन होगी, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है और ऐसे में आप समझ सकते हो IRFC जो फंड प्रोवाइड करती है रेलवेज को, उसका कामकाज बढ़ने वाला है, उसके प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे में इस समय आपको IRFC में निवेश करना चाहिए। अब हम चलेंगे IRCTC की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 613 के आसपास रही, 2.21% की गिरावट देखने को मिली है। अब IRCTC की बात को सबसे बड़ी बात है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है। पिछले 5 साल का इसका CAGR देखें तो 23.8% के आसपास है और कंपनी जो है लगातार अपने ROE का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा पिछले 3 साल के हिसाब से देखें तो इनका 31.6% के आसपास है, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर डिविडेंड देखें तो 41.3% का कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रही है। डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, जहाँ पे 161 डेज थे पहले, वो 111 डेज के आसपास हो गया। यानी कंपनी की सेहत काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी है और मोनोपोली बिजनेस करती है कंपनी, आपको पता होगा। रेलवे के लिए कैटरिंग का बिजनेस करती है, इसके अलावा टिकट का बिजनेस करती है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि इस बार दिसंबर क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 5.26% थी सितंबर में, वो इस बार 7.97% हो गई है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। 0.11% थी सितंबर में, जो इस समय 0.54% हो गई है। और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कुछ कम की है OFS के माध्यम से। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोमोटर की होल्डिंग 62.40 के आसपास हो गई है। FI की होल्डिंग बढ़ी है सितंबर में, जहाँ पे 5.81% थी, जो इस समय 6.84% हो गई है। DI की होल्डिंग बढ़ी है, 5.57 थी सितंबर में, जो भी इस समय 8.73% हो गई है। और जनरल पब्लिक के पास 22.03% के शेयर है। तो जम के खरीदारी हो रही है FI DI की तरफ से और म्यूचुअल फंड की तरफ से। ऐसे में आपको बिना डरे निवेश करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि वंदे भारत ट्रेन आने के बाद में IRCTC के टिकट बुकिंग का कारोबार और तेजी से बढ़ने लगा है। इसकी वजह कि जो लोग लग्जरी बस में सफ़र करते थे, अब वो ट्रैवल्स में सफ़र करने वाले लोग भी अब IRCTC में टिकट बुक करें, क्योंकि उनको वो शानदार फैसिलिटी मिलती है और कम समय में सफ़र होता है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि IRCTC का बिजनेस आने वाले समय और तेजी से बढ़ेगा। अगर आप पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आपको आंकड़े काफ़ी शानदार दिखाई देंगे। पिछले 5 साल के हिसाब से इसका सेल 4% पॉजिटिव था, 3 ईयर के हिसाब से 0%, लेकिन इस TTM 139% पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 24% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 33% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM 111% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट में बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिला और ये इशारा है कि अब आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है IRCTC और फिर वैसे ही दौड़ेगा जैसा स्प्लिट के पहले ये दौड़ा था। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म करना चाहिए, लेकिन आपको IRCTC में चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ग्लोबल कैपिटल मार्केट लिमिटेड 34.70 की प्राइस है, जहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी करीब 4.93% के लिए 5% की गिरावट हुई है। लेकिन अब कंपनी ने बोनस डिक्लेयर कर दिया है और ये मार्केट क्लोज होने के बाद रिपोर्ट निकल कर आई है। इसका असर हमें मंडे को देखने को मिलेगा, जब इसमें अपर सर्किट लग सकता है। ये स्टॉक एक तरह से मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है। 4.28 का स्टॉक था, वो अब इस समय 34 हो गया है।
710% का बम्पर रिटर्न। एक तरह से ये मल्टी बैगर साबित हो गया स्टॉक और अब कंपनी बोनस देने जा रही है, एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देगी। इसके अलावा स्प्लिट करने वाली है, जो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है उसको 1 रुपीज़ में बदलने वाली है। तो यहाँ पे दो एक साथ में इसमें अनाउंस हो रहे हो। इसके बाद आप देख सकते हो कि ये मंडे से अपर सर्किट में स्टॉक फिर से जाएगा। मौका मिलता है इसमें आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है। मुझे लग रहा है ये लगातार अपर सर्किट में ऊपर जा सकता है। ऐसे में आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये एक NBFC है जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है और इसका रिजल्ट काफी शानदार है। इस बार देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे 2.51 करोड़ का रेवेन्यू था, वो इस सितंबर में 5.59 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त उछाल। इसके अलावा अगर प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में जहाँ पे 0.18 करोड़ का प्रॉफिट था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 0.31 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त कारोबार है और इसका रिटर्न भी काफी शानदार है और अब बोनस स्प्लिट मिलने वाला है, तो दाव आपको जरूर लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।